हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं आपको आने वाले चैप्टर जो हैं वो बोर्ड पर करवाऊं, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पा रहा है। और तब मैंने सोचा, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप एक बार ऐसे करवा दो, उसके बाद दोबारा अपने रिपीट कर लेंगे। हो सकता है इन चैप्टरों को हमें ऐसे ही, जैसे आपने पहले वीडियो करवाई है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर कोई डिफ़िकल्ट हमें लगा तो हम दोबारा आपसे आप वो वीडियो डाल देना। तो इसके लिए मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए ये चैप्टर को दोबारा से वीडियो को डालना शुरू किया है। 10th चैप्टर अपने नौ चैप्टर 10वीं क्लास के कंप्लीट हो चुके थे। इसके अलावा लास्ट में समांतर माध्य माध्यिका बहुलक वाला और प्रायिकता वाला और सड़ सुरक्षा आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। 10 से लेकर 16 तक जो चैप्टर थे, जो ज्यामिति से थोड़ा टच करते हैं, वो अपने रह गए थे। उसके बारे में आज अपने शुरू कर रहे हैं 10th चैप्टर, जिसका नाम है लोकस। लोकस बोले तो बिंदु पथ। अब बिंदु पथ क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स के आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स के आ सकते हैं। क्योंकि ये कम्प्लीटली नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसमें से 4 नंबर का ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और कई बार इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्योंकि 10वीं 11वीं और 12वीं जो प्रश्नावली है, इन तीनों में से मिक्सअप होके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जैसे भी जिस तरीके का क्वेश्चन अपने इसमें से बन सकता है उसको मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि इसमें जितने क्वेश्चन मैं डालूंगा उसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान से इन वीडियो को देखिए जो मैं करवा रहा हूँ। और जो आपके साथी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आप आसानी के साथ अपने सिलेबस को पूरा कर पा रहे हैं इन वीडियो की मदद से। तो शुरू करते हैं अपने लोकस की। लोकस होता क्या है? तो सबसे पहले लोकस को हिंदी में अपने बोलते हैं बिंदु पथ। अब बिंदु पथ जो है, अगर मैं बात करूं कि बिंदु पथ जो चैप्टर है, बिंदु पथ का मतलब हुआ कि बिंदुओं में से किसी आकृति के लिए आवश्यक बिंदुओं का समूह। कि मान लो कि बिंदु पथ, पथ का मतलब आप जानते हो क्या होता है, मार्ग होता है। यानी कि बिंदुओं का वो मार्ग जो किसी भी आकृति को बनाने के लिए जरूरी है, उसे अपने बोलेंगे बिंदु पथ। जैसे मैं व्रत की बात करूं, एक बात है कि अगर मैं व्रत की बात करूं तो देखो ये व्रत है, तो व्रत का जो बिंदु पथ अब कैसा है कि यहाँ से बिंदु चलने शुरू किए, मैं अगर इधर बना लूँ कि यहाँ से बिंदु चलने शुरू किए और पूरा गोल होते हुए क्या होएगा, अपने को व्रत की आकृति दी। तो ये जितने बिंदु इस व्रत को बनाने के लिए लगे, इस आकृति को बनाने के लिए लगे, वो इन बिंदुओं का, वो व्रत का क्या कहलाया, बिंदु पथ कहलाया। ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि बिंदु पथ में जो बातें आपको पता लग गई कि बिंदु पथ होता क्या है, अब जो ध्यान देने वाली जो चीजें हैं बिंदु पथ के अंदर वो क्या है। सबसे पहला तो है कि बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदु को, बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदु को दिए गए प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होता है। और जो बिंदु दी हुई शर्तों का पालन करता है वह बिंदु पथ का बिंदु होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन की शर्तों के अनुसार जितने बिंदु काम में आएंगे वो उस आकृति के बिंदु पथ होंगे। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगी कि वास्तव में बिंदु पथ है क्या। जैसे मैं अगर इसके आगे शुरू करूँ, दो चार परिभाषाएं ऐसी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, अपने क्वेश्चनों के अंदर आएगी। इसका बेसिक पार्ट अपने लेकर चल रहे हैं बिंदु पथ का, पार्ट नंबर 1 में। तो एक नाम आएगा माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है, देखो माध्यिका का मतलब क्या है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, मान लो कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोई भी शीर्ष, शीर्ष यानी कोना, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों में से किसी भी एक शीर्ष से अगर अपने माध्यिका या एक लाइन ऐसी खींचे जो दूसरी भुजा पर क्या हो, लंब हो, तो वो उसकी क्या कहलाती है जी, माध्यिका। जैसे इस डायग्राम में अपने देखें ध्यान से, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि जो एडी भुजा है वो क्या है, माध्यिका है, बीज भुजा है वो क्या है, माध्यिका है, और सीएफ भुजा वो क्या है, माध्यिका है। तो कहने का मतलब कि इसमें 3 माध्यिकाएं हैं। तो अगर अपने बात करें कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को सुमुख भुजा के मध्य बिंदु, शीर्ष को सुमुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाते हैं, माध्यिका। और माध्यिका का एक रूल है कि माध्यिका हमेशा जो 2 भागों में टूटती है या त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है वो 2:1 में बांटती है। जैसे मालूम मैं एडी माध्यिका की बात करूं या बी की बात करूं, तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे बांटती है उसके बारे में तो अपनी प्रेम में है, उसके ऊपर अपने आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो माध्यिका वाली लाइन है ये 2:1 में बड़ी होती है। यानी कि इसका एक छोटा हिस्सा उसको अपने 1 अनुपात में रखेंगे, जो बड़ा हिस्सा उसको अपने रखेंगे 2 अनुपात में। अब ये कैसे होता है उसके अपने जब प्रेम में आपको मैं करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। तो माध्यिका पता लगी हुई क्या होता है। अब बात करते हैं लंबवर्धक।
लंबवर्धक क्या होता है? लंबवर्धक का मतलब क्या है कि त्रिभुज की किसी भुजा से मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, कि कोई भी एक भुजा है उससे अपने मध्य बिंदु पर कोई भी लंब खींच दिया तो वो क्या होगा? लंबवर्धक। जैसे मान लो ये भुजा है सी, सी शीर्ष के द्वारा अपने किसी भुजा पे ये सी एफ अपना लंब डाल दिया तो सी एफ क्या है? अपना लंबवर्धक है। यानी कि जो भुजा के बीच में आकर भुजा को दो समान भागों में बांट दे वो होता है जिसका लंबवर्धक। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों के समद्विभाजक। तो कोणों के समद्विभाजक किसी कोण को समान दो भागों में बांटने वाला। जैसे मान लो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बी कोण को क्या किया, इस भुजा ने दो समान भागों में बांट दिया है, इधर भी उतना और इधर भी उतना है, यानी कि ये कोणों का क्या कहलाता है? समद्विभाजन। फिर आएगा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब सिंपल है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये जरूरी नहीं कि मध्य में आए, आप शीर्ष से कोई भी भुजा पे सीधा सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहे हो वो उसका शीर्ष लंब कहलाएगा। जैसे मान लो इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर आप देखें तो एडी जो है वो क्या है? शीर्ष लंब है, क्योंकि वो शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डाला गया है। ठीक है जी, लंब जानते हो ना आप, 90 डिग्री कौन बनाता है दूसरी भुजा पे। ठीक है, अब बात करते हैं संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं क्या होती है? संगामी का मतलब क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, यानी कि ऐसी रेखाएं जो तीन है या तीन से ज़्यादा है, जब वो एक ही बिंदु से गुजरे। जैसे आप देख पा रहे हो इस त्रिभुज में कि बी रेखा, सी एफ रेखा और ए डी रेखा, ये तीनों के तीनों इस बीच वाले एक बिंदु यानी कि ओ बिंदु से गुजर रही है। तो जो ये ओ बिंदु है ये इनका संगामी बिंदु कहलाता है, और ये जो जितनी रेखाएं हैं तीनों ये कहलाती है संगामी रेखाएं। समझा की बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का, यानी कि जो भुजाओं की जो लंब समद्विभाजक हैं जो निकल रहे हैं, इनका जो बीच वाला बिंदु है वो कहलाता है जी, जहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में मिलती है या काटती है उसे अपने बोलते हैं सहगमन बिंदु। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन आपको जो मैन इसमें नाम आने वाले थे, माध्यिका का, लंब केंद्र का, शीर्ष लंब का, और इसके बारे में सहगमन बिंदु का, सगामी रेखाओं का, सगामी बिंदुओं का, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको सबको बता दी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को रिवर्स करो, देखो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जैसे आप पहले मेरे को करते आए हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि एक एक अंक के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अपने सगामी बिंदुओं या सहगमन बिंदुओं से बन सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उनके अलावा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के अपने एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले सहगमन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। जैसे पहला है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का सहगमन बिंदु। ठीक है, कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का सहगमन बिंदु। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इनके जो लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो लंब समद्विभाजक इनके बीच में से गुजर रहे थे, आपने देखा होगा, तो उसमें जो त्रिभुज का जो ये अपना बिंदु था, ठीक है, इसका सहगमन बिंदु कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा त्रिभुज का परिकेंद्र। क्यों बनेगा परिकेंद्र? देखो आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पिछली 9वीं क्लास में क्या था कि जब भी अपने त्रिभुज की भुजाओं का अपने आधा कर देते हैं, यानी कि ये भुजा है अपनी, इसका आपने आधा कर दिया, ऐसे अपनी ये भुजा है इसका भी अपने आधा कर दिया, इधर वाली भुजा का भी अपने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो जहाँ पे ये बिंदु तीनों मिलते हैं वहाँ पे आपने प्रकार रखी और इस पूरे को घुमाया तो ये बन गया आपका परिकेंद्र। क्या बन गया जी? परिकेंद्र। तो इस पूरे परिकेंद्र का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। यानी कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं इनका लंब समद्विभाजक करने पर जो सहगमन बिंदु है जहाँ पे तीनों भुजाएं काटती है वो बिंदु कौन सा होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ऐसे अगर कोणों की बात करें तो कोणों, अगर आपने कोणों को आप काटोगे, ये आपको 14वीं प्रश्नावली में वैसे तो, जैसे मान लो ये आपने डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि अगर कोणों का अपने आधा कर दिया, मान लो इस कोण का आधा किया, इसका भी आधा कर दिया, ये यहाँ पे काट रहे हैं, अगर इसको यहाँ से अपने घुमा दें त्रिभुज के अंदर क्या करेगा? एक अंतःवर्त बनेगा। जब अंतःवर्त बनेगा तो अंतःवर्त का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोणों का आधा कर रहे हैं, कोणों का समद्विभाजन कर रहे हैं तो बनेगा अंतः केंद्र, तो त्रिभुज का सहगमन बिंदु कौन सा हो जाएगा? अंतः केंद्र हो जाएगा। अगर भुजाओं का कर रहे हैं तो बाहर बनेगा त्रिभुज के वृत्त, वो हो जाएगा परिकेंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं अपने त्रिभुज के शीर्ष लंबों का सहगमन बिंदु, कि अगर ये जो शीर्ष लंब मैंने आपको दिखाए थे ये रहे, अगर इनका अपने सहगमन बिंदु ज्ञात करें, कि मान लो अगर मैं ऐसे कर दूं इस त्रिभुज के अंदर कि ये इसका भी लंब डाल दें यूं करके, इसका भी लंब डाल दें, ठीक है, ये आगे थोड़ा सा ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये रहा, तो ये जो बिंदु है ये अपना कहलाएगा जी। अगर इस बिंदु पे रख के अपने कोई भी चीज़ बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो ये अपनी कहलाएगी त्रिभुज का लंब केंद्र, जिसको अपने कहेंगे ऑर्थो सेंटर। यानी कि लंबों को काटने पर जहाँ पे तीनों लंब मिलते हैं उन तीनों लंबों का जो केंद्र वो क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। फिर आ गया त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदु, कि त्रिभुज के शीर्ष से यानी कि कोणों से समान दूरी पर बिंदु कौन से होंगे? तो ध्यान से देखो, अगर मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताया था, देखो यहाँ से इस डायग्राम में चेक कर लो कि जो त्रिभुज के समान से, देखो
त्रिभुज के समान, ये त्रिभुज शीर्ष है, इन शीर्षों से समदृष्ट बिंदु यानी कि समान दूरी बिंदु कौन सा है, ये बीच वाला बिंदु है। और इस बिंदु को अपना थोड़ी देर पहले क्या बोला था, क्या बोला था, परिकेंद्र। तो ये होगा त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदु कौन सा होगा जी, परिकेंद्र होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अगर त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, तो जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु जहाँ पे तीनों माध्यिका काटती है, अगर मान लो ऐसे कर दें अपने कि ये माध्यिका और ये माध्यिका, तो ये जो बीच वाला केंद्र है इसको अपना यहाँ तो बोलेंगे केंद्रक और यहाँ बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। तो ये 5 क्वेश्चन जो सेगमन बिंदु को लेकर बने हैं। अब अपने शुरू करते हैं बिंदु पथ वाले क्वेश्चन की, बिंदु पथ के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जितने यहाँ पे डाल रहा हूँ उतने ही आप कर लीजिएगा, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाने वाला। ये मेरी गारंटी है कि अगर 10वें चैप्टर में से कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं इन बिंदु पथ वाले इन आगे वाले क्वेश्चनों पे। जैसे मान लो उसने घड़ी, तो घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। अब ध्यान से देखो, घड़ी का पेंडुलम आपने देखोगे ये घड़ी है, इस घड़ी के नीचे ये पेंडुलम लगा होता है, ये इस तरह से हिलता रहता है यूं करके। तो आपने देखा कि जितनी बार ये बिंदु कितनी दूर कितनी रेखा बना रहा है, ये इतनी रेखा बना रहा है। और ये क्या है, वृत्त का एक चाप है। क्या जी, वृत्त का एक चाप है। यानी कि जो बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंडुलम की दूरी तय करने में काम आ रहे हैं, और इन बिंदुओं से जो आकृति बन रही है वो क्या बन रही है, एक वृत्त का चाप बन रही है। और यही बिंदु बंध की डेफिनेशन थी कि किसी भी आकृति को बनाने के लिए जितने बिंदु यूज होंगे वो उसका क्या कहलाएंगे, बिंदु पथ कहलाएंगे। तो घड़ी के पेंडुलम की आकृति बनाने के लिए जहाँ तक पेंडुलम जाता है वहां तक जो जितने बिंदु काम करते हैं वो एक वृत्त का चाप बनाते हैं। यानी घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या है जी, एक वृत्त का चाप है। ऐसी घड़ी की सुई की बात कर लें कि मान लो ये घड़ी है, इसकी एक सुई है, ये सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी, घूमती 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 वापस यहाँ पे आएगी। तो ये सुई क्या है, वो अपने एक चक्कर में कितना क्या बना रही है भाई, एक वृत्त बना रही है। यानी घड़ी की सुई का जो बिंदु पथ है वो क्या होगा, एक वृत्त होगा। ऐसे आप चेक कर लेते हैं कि ये 2 समांतर रेखाओं पे कर लें कि 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इन 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, यानी कि इधर से आए और इधर से आए, तो समान दूरी पर जो बिंदु का बिंदु पथ अपने बनाएंगे, जो अपने बिंदु वो भी क्या बनेगी, एक रेखा ही बनेगी। और रेखा क्या होगी, इनके समांतर होगी। कहने का मतलब क्या है कि समांतर सर रेखाओं के मध्य बनने वाली समांतर रेखा वो क्या होगी, 2 समांतर सर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ होगी। समझ में आ गई बिंदु पथ की परिभाषा आपको सब ढंग से, कि जो भी कंडीशन वो आपको दे रहा है, जो भी शर्त आपको दे रहा है। जैसे मान लो इसने शर्त दी कि 2 समांतर सरल रेखाओं से समान दूरी पर, तो ये 2 समांतर सरल रेखाएं थी, इनसे समान दूरी पर अपने क्या की, एक रेखा खींची, यानी कि एक बिंदुओं का बिंदु पथ बनाया। वो बिंदु पथ क्या आया, एक सरल रेखा ही आई। कहने का मतलब क्या है कि जो समांतर सरल रेखा इनके मध्य जो भी समांतर रेखा बन रही है वो इन दोनों के मध्य वाला बिंदु पथ होगा। आगे चेक कर लेते हैं एक बार कि समतल के लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। अब समतल है, यहाँ पे मान लो एक समतल है, इस पे कोई भी चक्कर यहाँ को पहिया लुढ़क रहा है, मान लो लुढ़कते गया यूं लुढ़कता गया पहिया, और लुढ़कते लुढ़कते क्या हुआ कि इसका जो केंद्र है पहिए का, इसको जब आपने मिलाया तो क्या बनी हुई, एक समांतर रेखा बन गई। बिल्कुल इस नीचे वाली भुजा क्या बन गई, समांतर रेखा। समांतर रेखा तो जानते हो ना कि जो भुजाएं एक दूसरे को कहीं पे ना काटे। रेल की पटरी देखी आपने, चलती रही कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब ये मत कहना सर कहाँ पे क्रॉस होता है वो क्रॉस काट रहा है, तो वो सरल समांतर रेखा नहीं है। मेरा कहने का सिंपल एग्जांपल है कि वो 2 रेखाएं जो समान दूरी पर चलती रहे और एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटे, वो क्या होती है, समांतर की ये सरल रेखा समांतर रेखा होती है। इसको अपने इस निशान से शो करते हैं। तो समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का जो बिंदु पथ है वो भी क्या आ गया, एक समांतर रेखा आएगी, किसके, समतल के समांतर। ठीक है जी। अब बात करते हैं एक बिंदु का बिंदु पथ। तो एक बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, एक बिंदु आप लगा लो और इसके समान दूरी पर आप बिंदु का बिंदु पथ बनाओ, क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो बन गया जी वृत्त। अब 2 बिंदु का बिंदु पथ, 2 बिंदु आप ले लो और इनसे समान दूरी पर, यानी कि इनसे बिल्कुल समान दूरी पर, इसका आधा ये समान दूरी अपन लगाई यहाँ पे, ये दूरी और ये दूरी समान है। ऐसे ये दूरी और ये दूरी समान है। नीचे देखो तो ये दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है। ये जो भुजा बन रही है ये क्या है, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। समझे बात, यानी कि जो आपको ये भुजा दिखाई दे रही है बीच वाली, ये ए से और बी से क्या समान दूरी पर है। तो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर जो भी बिंदुओं का बिंदु पथ बन रहा है वो क्या है जी, लंबवर्धक या लंब समद्वि भाजन। यानी कि आपने 2 बिंदु लिए और उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, इधर आए थोड़ा सा इधर आए, समान दूरी ली और यहाँ पे क्या एक बिंदु का बिंदु पथ बनाया आपने, तो वो बिंदु पथ क्या बना भाई, लंबवर्धक बना। तो 2 बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, लंबवर्त होगा। एक बिंदु का क्या होगा, वृत्त होगा। अब 3 बिंदु का क्या होगा, वो आपने मैंने पहले ही करवा दिए। 3 बिंदु बोल दे, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी बोल दे, तो सिंपल सी बात है क्या होगा जी कि एक बिंदु आपने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, इन तीनों से समान दूरी पर अगर आपने देखें तो ये बिंदु आता है और ये क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, क्योंकि इसकी सहायता से त्रिभुज के बाहर क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो ये 3 बिंदु का बिंदु पथ क्या हो गया, परिकेंद्र, या फिर त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर क्या होगा, परिकेंद्र। और ये क्वेश्चन इस बार एक बोर्ड के एग्जाम में आया था।
अब बात करते हैं भुजा का समद्विभाजन का समबिंदु। तो भुजाएं हैं, इनका अगर समद्विभाजन कर दें, अब मैंने थोड़ा ऊपर करवाया आपको कि अगर भुजाओं का समद्विभाजन अपने कर दें तो जो बिंदु बीच वाला है वो भी क्या होगा, सिंपली सेम ही बिंदु है, क्या होगा जी, परिकेंद्र होगा। ऐसे कोणों वाला किया तो क्या बना था, वो अंतःवर्त बना था, तो वो उसको अपने क्या बोला था, अंतःकेंद्र। अब वो कोणों का समद्विभाजक बोल दे या सगामी बिंदु बोल दे या भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु बोल दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अगर लंब केंद्र या अंतःकेंद्र बराबर हो, यानी कि जो लंब केंद्र है या जो अंतःकेंद्र है या जो परिकेंद्र है, ये दम केंद्र अंतःकेंद्र तो एक ही बात है, ठीक है। लंब केंद्र अंतःकेंद्र परिकेंद्र के बराबर हो, कि जितना परिकेंद्र है वही लंब केंद्र है वही अंतःकेंद्र है। तो तीनों जब एक ही समान पे हो, ये कब होंगे, ये सिर्फ एक कंडीशन में होंगे, जब त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समझे बात, कि अगर त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो तीनों भुजाओं का जो अर्धक होगा वो बिल्कुल समान पे काटेगा, वही अंतःकेंद्र बनेगा, वही परिकेंद्र बनेगा, वही लंब केंद्र बनेगा। यानी कि एक ही बिंदु पे आप लंब केंद्र बना सकते हो, उसी बिंदु पे अंतःकेंद्र बना सकते हो, उसी बिंदु पर परिकेंद्र भी बना सकते हो। तो ये त्रिभुज को ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समझे बात। तो ये आपके जो जितने बन सकते थे बिंदु पथ पे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब एक माध्यिका पे क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया कि माध्यिका प्रत्येक भुजा को 2:1 में बांटती है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि भाई बीई का मान ज्ञात करो, यानी कि बीई का पूरा मान ज्ञात करो, बीजी आपको कितनी दी है भाई, 5, और बी आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखो, जो भुजा आपको दी हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जो भी भुजा आपको दी हो, जैसे मानो बीजी आपको दी है, तो बीजी का मान कितना दिया अपने को, 5 दिया है, तो बटा में लगाओ बीजी का अनुपात। बीजी का अनुपात कितना भाई, 2 है, तो 5/2 गुणा जिसका ज्ञात करना है, ज्ञात किसका करना है, बीई का। तो बी का कितना है भाई, यहाँ से कर यहाँ तक 2 बीजी हो गए और जी हो गया 1, 2 रे कितने हो गए 3, तो कुल अनुपात हो गया 3, तो बी का अनुपात 3 आ गया। यानी कि जो भुजा दी है वो उसकी जो कितनी दूरी है, कितनी सेमी की वो है, वो ऊपर, बटा में उसी भुजा का अनुपात और गुणा में जिसका पूछा है उसका अनुपात, तो होगा 5 15, 15/2 कितना आएंगे 7.5। अब मान लो कि वो बी ना पूछ के आपसे पूछ लेता जीई, क्या पूछ लेता, जीई, तो वो भुजा दी अपने को बीजी बट तो कितना है 5, बटा में बीजी का अनुपात कितना है 2, और गुणा में जीई का अनुपात कितना था भाई, यहाँ पे 1 था, तो गुणा किसी करते अपने 1 की, तो कितना आता 5/2, यानी कि 2.5 अपना उत्तर आ जाता। समझाई बात। यानी कि जो भुजा दी है, कोई भी भुजा दी हो, वो ऊपर, बटा में उसका अनुपात और गुणा में जिसका पूछा है वो अपने को लिखना है। ऐसा करने से आप सभी भुजाओं को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन आपका, एक 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, यानी कि ऐसे बिंदु जो सरेखीय नहीं है। सरेखीय कौन से होते हैं, जो एक ही रेखा में स्थित हो, कि मान लो कि आपने एक बिंदु लिए और तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो सिंपल सी बात है, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो यहाँ पे वृत्त कैसे बनाएंगे, आप वृत्त बना के देख लेना, तीनों बिंदु एक जगह करके कोई भी वृत्त बनाओगे तो एक बिंदु छूट ही जाएगा। यानी कि 3 सरेखीय बिंदुओं से कभी भी वृत्त नहीं बनता, तो वृत्त की संख्या होती है 0। और अगर वृत्त हो असरेखीय, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, कैसे भी हो, तो उसके क्या है, वो एक वृत्त उनसे बन सकता है। तो 3 असरेखीय बिंदु का पूछ रहे तो वृत्त बनेगा 1, और अगर 3 सरेखीय पूछ रहे तो वृत्त बनेगा 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं समान आधार व समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के शीर्षों का बिंदु पथ। तो समान आधार व समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज शीर्ष, तो ऐसे त्रिभुज का आधार समान है और क्षेत्रफल भी समान है, तो उनके शीर्ष का बिंदु पथ क्या होगा। देखो आपने त्रिभुज बनाना है, पहले मान लो कि ये आधार है, अगर अपने थोड़ा बना के देख लें यहाँ पे कि ये आधार है, इस आधार पे अपने एक त्रिभुज तो बना दिया ये, ठीक है, और एक त्रिभुज बना दिया अपने ये 2 त्रिभुज बना दिए। अब इनके आधार क्या है, बिल्कुल समान है। तो इन आधार समान होने पर इनके जो बिंदु पथ क्या होगा, वो बिंदु पथ क्या होगा, इसी आधार के समांतर शीर्षों का बिंदु पथ। शीर्षों पर लेने खींच के देखो, तो ये आधार के बिल्कुल समांतर खींची गई रेखा जो त्रिभुज की किससे गुजरती है भाई, शीर्षों से गुजरती है, वो क्या होगी, इसका बिंदु पथ होगी। यानी कि समान आधार व समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के शीर्ष का जो बिंदु पथ है वो होगा जी आपका, सिंपल सी बात है कि वो होगा आपका ये थोड़ा इधर और ये थोड़ा इधर, शीर्षों से गुजरने, तो बिल्कुल आधार के समांतर रेखा आएगी एक। अगर आप शीर्षों से कोई भी रेखा या कोई भी बिंदु खींचेंगे तो वो जो बिंदु पथ होगा वो बिल्कुल आधार के समांतर होगा, जो कि त्रिभुज के शीर्षों से गुजरेगा। फिर दिया उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदा नियत हो या 5.3 सेमी हो। कैसे भी दे दे कि आपने उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी कितनी है जी, 5.3 कह ले, और चाहे कह दो, चाहे आपको कह दे भी कांस्टेंट कह दे, कितने भी कह दे, 5.3 कह दे, 10 कह दे, 0 कह दे, कितने भी कह दे, ठीक है। अगर 0 तो नहीं, सॉरी, कोई ना कोई दूरी तो होगी, क्योंकि 0 पर तो वो बिंदु सेम टू सेम यहीं पे आ जाएगा।
यानी कितनी भी दूरी कह दे, और इस बिंदु का बिंदुपथ अपने को निकालना है, इस बिंदुपथ निकालना है, इससे दूरी पर स्थित कोई बिंदु है वो बिल्कुल नियत है, यानी कि उसकी दूरी जितनी दी है वो फिक्स है। अगर यहाँ पे 5.3 दी है तो 5.3 ही दूरी है। तो यहाँ पे 5.3 की दूरी पर आपने जब बिंदुओं का एक बिंदुपथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, अपने पास में एक वृत्त बनेगा। और ये बिंदु कहाँ पे आएगा जी, ये वृत्त की परिधि के ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी 5.3 सेमी है, तो वो बिंदुपथ उसका क्या कहाँ बनेगा, वो बनेगा जी वृत्त की परिधि के ऊपर। ठीक है जी। अब अगर पंखों के ब्लेडों और चरखी वाले झूले में झूलने का बिंदुपथ, अब पंखे के ब्लेड आपने देखे होंगे या चरखी वाला झूला देखा होगा, वो क्या होता है, बिल्कुल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता है। आपने मेले में लगाओ देखो, चरखी वाला झूला यूं घूमता रहता है, पूरा बड़ा सारा झूला होता है ना वो। तो क्या बनाता है जी, एक व्रत बनाता है। तो उसका बिंदुपथ क्या होगा, व्रत होगा, और आकृति क्या होगी, वृत्ताकार। ऐसे अगर कहते हैं तीन समरेख बिंदुओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ, अब तीन समरेख बिंदुओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीन समरेख है। मान लो कि ये मैंने तीन बिंदु ले लिए, ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, तीन बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हैं। अपने बात कर लेंगे ये तीन बिंदु है। अब यहाँ से कोई भी समान दूरी पर आप एक ले लो, जैसे मान लो मैंने ये 4.5 ली, ये भी 4.5 ली, ये भी 4.5 ली, तो ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, और ये यहाँ पे आएगी। तो तीनों कभी भी कोई भी आकृति नहीं बनाएगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी एक दूसरे को। तो कहने का मतलब क्या है कि तीन समरेख बिंदुओं से अगर समदृष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ पूछ रहे तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, वो अस्तित्व में नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें अपने डिस्कस करेंगे कि 10वीं प्रश्नावली के अंदर 3-3 अंक वाले कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिंदु पथ के चैप्टर में से बनकर आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 में जो आपके एक नंबर के 17 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 17 क्वेश्चन टोटल, शायद 17 ये है और 5 ऊपर वाले हैं, तो ये जो 17 और 5 मैंने 22 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 22 क्वेश्चनों में से बिंदु पथ का एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप इन्हीं को कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको पता नहीं लग रहा, कोई डेफिनेशन में दिक्कत आ रही है, कहीं पे समझने में दिक्कत आई है, तो एक बार वीडियो को रिवर्स करें, देखें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड पार्ट देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।